हेलो गाइस, मेरा नाम है नाजिश इम्तियाज और मैं आज यहाँ पे दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बादशाह, जिनको आप दूर का दोस्त के नाम से भी जानते हैं, वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर भी हैं, जिनका बहुत पुराना दुबई रियल एस्टेट मार्केट से ताल्लुक है। उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे अपनी सोच के बारे में और दुबई रियल एस्टेट मार्केट की रियलिटी के बारे में कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट एक्चुअल में कहाँ पे स्टैंड कर रही है इस टाइम पे और आगे फ्यूचर में कहाँ जाने वाली है। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सर, आपके ख्याल में दुबई का जो लाइफस्टाइल है दूसरे बड़े सिटी से के कंपैरिजन में कैसा है? आपका क्या ख्याल है? और दुबई इतना ज्यादा, जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं, जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, उतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है? देखो, एक सिंपल सी बात है। सब लोगों ने एक ये बना के रखा है कि दुबई टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। नहीं, दुबई टैक्स फ्री है, वो एक अलग चीज है। बट दुबई का जो लाइफस्टाइल है और दुबई जो अभी अट्रैक्ट बन के रखा है वर्ल्ड वाइड, और दूसरी कंट्रीज से आप या दूसरी सिटीज से आप वर्ल्ड में कंपेयर करते हो, जो भी चीज आपको चाहिए वो आसानी से अवेलेबल है। कोई भी काम आपको करना है वो इजीली हो जाता है। कोई भी इवन गवर्नमेंट काम भी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी है, तो सब ऑनलाइन काम होता है और इजीली होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको किसी चीज के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ती, ना किसी के हाथ पर जोड़ना पड़ते। तो दुबई जो नंबर 1 बना है ना, हर किसी ने सिर्फ टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री नहीं, और भी कंट्रीज है जो टैक्स फ्री है। तो वो क्यों इतना ग्रो नहीं कर रही है? क्यों दुबई कर रहा है? क्योंकि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आप दुबई की लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो, तो दुबई की लाइफस्टाइल जो है, बेसिक लाइफस्टाइल जो दुबई की अगर आप देखते हो, तो वो भी जो नॉर्मल अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे, बड़ी सिटीज में देखोगे, तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वाला आदमी वो लाइफ जी रहा है, जो यहाँ पे बेसिक लाइफस्टाइल है। तो बेसिक फैसिलिटीज के अंदर आप देखो, एक बहुत प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मुझे वर्ल्ड वाइड बताइए, कौन सी सिटी के अंदर वॉशरूम्स पब्लिक के लिए फ्री है, इजीली अवेलेबल है और नीट एंड क्लीन है? ट्रू। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। या तो इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि दुबई बेसिकली हर आने वाले को लेजी भी बना देता है और सहूलत पसंद भी बना देता है। लेजी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। और देखो, जिंदगी है, आज के टाइम में 60 70 80 साल की जिंदगी है। दुबई जब आदमी आता है, वैसे ही 25 साल का तो कम से कम उसका उम्र होता ही है। तो ऑलरेडी वो इतना स्ट्रगल करके आ रहा होता है, उसके बाद 4 5 साल यहाँ भी स्ट्रगल करता है, उसको अच्छी लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाती है, चीजें इजीली अवेलेबल होती है। चलिए, ये तो आपने बात की उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं। मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। क्या इन्वेस्टर पूरी दुनिया से जो दुबई में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, वो यहाँ के लाइफस्टाइल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या हाई आरओआई की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखो, मल्टीपल रीजन है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा, दुबई जो ऑफर कर रहा है आपको इस प्राइस रेंज में, आपको इतनी सारी चीजें मार्केट में वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं मिल रही है। इट्स अ काइंड ऑफ बुफे पूरी तरीके से, कि आपको उसमें वर्ल्ड वाइड, मुझे बताओ, 8 से 12% का रिटर्न कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। आप ये बताओ, टैक्स फ्री किधर है? नहीं है। इसके अलावा आप ये देखो कि इसका एप्रिसिएशन देखो, हर साल प्रॉपर्टी का रेट कितना तेज बढ़ रहा है। इसके बाद में आप सेफ्टी सिक्योरिटी देखो, इतना सेफ और सिक्योरिटी कहीं भी नहीं मिल रहा है। आप वॉलेट भूल के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे छोड़ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इनकी करेंसी, यूएई की करेंसी यूएस डॉलर से पैक्ड है, जिसकी वजह से एडिशनल आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है करेंसी पे भी। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता दुबई में। इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ है यहाँ? सेफ है, सिक्योर है और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको फाइल जमा करके रखने की जरूरत नहीं है, उसको ऑनलाइन सब मिल जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स। तो हर चीज ऑनलाइन हो जाती है। तो कोई मतलब इतना ईजी है, बेचना है प्रॉपर्टी इजीली बिक जाती है, खरीदना है इजीली हो जाता है, बैंक से लोन चाहिए, लोन भी इजीली हो जाता है। अपने कंट्री के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, अगर कोई नहीं भी रहता है दुबई में, रेसिडेंट नहीं है, बाहर से है, जैसे इंडिया से है या पाकिस्तान से है, यूएस से है, कनाडा से है, वो कभी दुबई नहीं भी आया, बावजूद उसके उसको लोन हो जाएगा दुबई का प्रॉपर्टी के लिए। ओके। मतलब इतनी फैसिलिटी है। एडिशनल। और जो आपकी इंटरेस्ट रेट है वो कम है, 4 से 4.5% रेसिडेंट्स के लिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए 5 से 5.5% के आसपास है।
वही रिटर्न अगर आप देखो तो 8 से 12% के बीच में। वेरी ट्रू। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आज भी दुबई में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल हो रही है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, या लोग कहते हैं कि एक बबल है जो फटने वाला है? इज इट रियली गोइंग टू बर्स्ट? मैं आपको एक बात बता दूं, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, आप बुरा करोगे तो भी कहेंगे, तो लोग तो कहते रहेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप खुद सोचो, दुबई जितना तेज़ी से ग्रो हो रहा है, जितना स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, डोंट यू थिंक सो कि आपको और घर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्योंकि सप्लाई मेरे हिसाब से अभी भी कम है, डिमांड ज़्यादा है। ओके। और ये अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। दुबई को अभी 20 साल ही हुए मेरे हिसाब से, तो अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। अगर इसमें अभी जो चढ़ जाएगा वो चढ़ जाएगा। लेकिन आज की डेट में आपको नहीं लगता कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के? ऑप्शंस है, तभी तो। अब देखो, मज़ा भी तब है ना जब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। आप अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप दूसरी कोई कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बाहर कर रहे हो इन्वेस्ट, तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। आज यूके, यूएस, कनाडा, जो इंडियंस है जो वहाँ रह रहे, या पाकिस्तानीज है जो वहाँ रह रहे, वो वहाँ रहने के बावजूद वहाँ पे प्रॉपर्टी ना खरीदते हुए दुबई में खरीद रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई ये तो सेफ ही नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान तो ऐसे ही बदनाम है। मैं बता रहा हूँ, कनाडा, यूएस, यूके कोई सेफ नहीं है, उल्टा इंडिया ज्यादा सेफ है। तो ये चीज है, यहाँ पे कोई नहीं भी है आपकी प्रॉपर्टी का देख रेख करने वाला, आप नहीं भी विजिट करते हो, आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि दुबई इतना क्राइम फ्री कैसे है? दुबई ने अपने आप को इतना ज़्यादा क्राइम फ्री कैसे रखा? रूल्स है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरा मैनेज कर रही है। किंगडम है एक्चुअली, अगर देखे जाए तो। तो यहाँ पे ये नहीं है कि भाई कभी बीजेपी आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, कोई झाड़ू लेके खड़ा हो। आजाद उम्मीदवार भी नहीं होते। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार भी नहीं होते। तो यहाँ पे ना उनको पता है ये हमारी ज़मीन है, लोग आ रहे हैं, उनको वेलकम करना है, ये लोग गेस्ट है, मेहमान हैं, और अब अपने लोग हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि दुबई बेसिकली हर नेशनैलिटी के लिए वेलकमिंग है? बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ, कोई रंग भेद नहीं है, कोई जाति वाती कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिलीजन का कोई यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं होती, कुछ नहीं होता है। 200 कंट्री के लोग रह रहे, सुकून से रह रहे, साथ रह रहे। हाँ, कुछ कंट्री के लोग अगर मसला करते हैं तो वो उन पे एक्शन लेते हैं, उनके वीज़ा बंद कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि भाई अब बिजनेस में लॉस हो रहा है या कंट्री को लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो वीज़ाज बैन कर देते। कोई अड़ी टेढ़ी हरकत करता है तो डिपोर्ट कर देते। तो ये सारी चीज़ें के वजह से ना लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ करने के पहले सोचते हैं बहुत बार। ठीक है, इन अ वे आई एग्री विद यू, बट आप ये रेजिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि रेजिडेंट्स को दुबई गवर्नमेंट इसी तरीके से कैटर करती है। इतने जो ट्रैवलर्स आते हैं दुबई में जी, उनको दुबई गवर्नमेंट किस तरह से कैटर करती है? क्योंकि वो आए विजिट वीज़ा पे कुछ भी करके वो चले गए, नहीं ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता। वो अगर कुछ करता है कोई भी, और अगर पुलिस को रिपोर्ट मिलती है तो 10 मिनट में काम हो जाता है। मतलब वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार कोई हो दो, दुबई के पास है, पहले दुबई पुलिस के पास हेलीकॉप्टर्स है, मतलब यॉट्स है, सब कुछ है। वो किसी भी तरीके से भाग नहीं सकता, कहने का मतलब ये है। तो वो वाला सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई यहाँ पे कोई क्राइम करे और बच के निकल जाए। इसीलिए अभी तक दुबई क्राइम फ्री कंट्री के नाम से मशहूर है। स्कैम्स होते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, वो लोग कंट्री के बाहर बैठ के कर रहे होते हैं, वो दुबई में नहीं होते। कॉल पे कर रहे, ऑनलाइन कर रहे, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो स्कैम भी इस वजह से हो पाते जब आप खुद ही उस स्कैम का शिकार बनते हो, खुद आप चोर को रास्ता बताते हो कि तिजोरी किधर है और ये चाबी ले भैया जा। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, चलिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बात कर ली। अभी दुबई में इतना सारा फुटफॉल है, तो ट्रांसपोर्टेशन को दुबई गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है, और फ्यूचर में दुबई किस तरीके से प्लान कर रहा है, और आपकी प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या ख्याल है? देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, दुबई जो है ना आज से 50 साल आगे का सोचता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो इसमें जो है कि वो ऑलरेडी
पूरे दुबई में हर जगह मेट्रो लेकर आ रहे, प्लान ले आए हैं और इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुकी है। इतिहाद रेल वाले आ रहे हैं जो कि सारे जीसीसी को कनेक्ट कर रही है, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ रहा है, प्लस जो रोड्स है वो और वाइड होते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बेटर होते जा रही है और दुबई बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। उस वजह से ये लोग जो है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए प्लानिंग भी वैसे कर, किस तरह की प्लानिंग? जैसे मैंने बताया रेलवे आ रही है, इतिहाद रेल आ रहा है, फ्लाइंग टैक्सी आ रहा है। फ्लाइंग टैक्सी का अगर आप देखो कॉस्ट अराउंड 350 दिरहम है पर पर्सन का। आपको एयरपोर्ट जाना है, आप नहीं ले सकते, कैच नहीं कर सकते आपकी फ्लाइट, कुछ नहीं करना है, आप फ्लाइंग टैक्सी जाना है, बुक करना है, आप बैठे 15 मिनट में 10 मिनट में आप एयरपोर्ट। ठीक है, आपने सेफ्टी की बात कर दी, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर दी। इसके अलावा दुबई अपने इन्वेस्टर्स और न्यू बिजनेस ऑनर्स को किस तरीके से सपोर्ट करता है? देखो इन्वेस्टर्स का तो मैंने बताया जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी पहले रखी हुई है और बिजनेस ओनर को इस हिसाब से प्रोटेक्ट करता है दुबई कि जब भी आप बिजनेस ओपन करते हो, ट्रेड लाइसेंस लेते हो अपना, वो आपको मतलब विद इन अ डे मिल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं आपको पूरा प्रोसेस ये वो करके। देखे जाए तो क्योंकि उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हो, पीआरओ से मिलते हो, सब कुछ करते हो, वो हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हो अगर चाहे तो, और हैसल फ्री है, सारा ऑनलाइन है। आपने जाना है लास्ट में साइन करने के लिए, दैट्स ऑल। या यूर एक्चुअली वेरी राइट। मैंने 3-4 दिन पहले देखा था कि दुबई में ऑलमोस्ट 56% बिजनेसेस सक्सीड करते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज तो जो दुबई पे आके बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा जिगरा होता है। वेरी राइट। क्योंकि दुबई लोग आते सिर्फ एक जॉब ढूंढने के लिए कि मुझे 4-6 हज़ार 10,000 की जॉब मिल जाए, लाइफ सेट। वहाँ पे वो लोग सेटल हो जाते हैं क्योंकि 10,000 दिरहम की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन करेंसी में लगभग 2.5 लाख रुपए होता है। 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया किसी इंसान के लिए। अकेला यहाँ रह रहा है, 2,000-3,000 खर्चा करेगा, बाकी वो पूरा सेव करता है। तो वो आगे सपना नहीं देख रहा, वो खुश है उसमें। लेकिन जो लोग सपना देख रहे हैं वो 1 मिलियन महीने का कमा रहे, उसमें भी खुश नहीं है, जैसे मैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और बहुत सारी कंपनीज, अभी रियल एस्टेट कंपनीज की बात करो, हर साल इतनी कंपनीज खुलती है। किसी ने 2 डील कर ली तो वो अपने आप को समझता है कि अब मैं कंपनी ओपन कर लूँ। नया बच्चा आता है, सीखता नहीं समझता नहीं, डायरेक्ट कंपनी ओपन करता है, रजिस्टर करता है, फिर 6 महीने बाद बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? ऐसा क्यों होता है? क्यों रियल एस्टेट कंपनी चलाना इतना मुश्किल है? नहीं, रियल एस्टेट कंपनी क्या, कोई भी कंपनी चलाना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को कैपेबल बनाओ, आप पहले बेसिक्स करो। मैंने जब कंपनी स्टार्ट करी तब तक मेरे को 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री का, स्टेट का, सिटी का, कंट्री का, सारी चीज़ों का। उसके बाद मैंने कंपनी स्टार्ट करी, पहले पार्टनरशिप में करी, उसके पहले लीडर काम किया, उसके पहले एजेंट काम किया। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता। लोग क्या करते, आते 2 डील करी, सीधा 6 महीने बाद कंपनी खोली। वो कैसे होगा? आज मैं इतने सालों से 7 साल से काम कर रहा हूँ तो एक रीज़न है। और उसके बाद सिर्फ कंपनी खोल लेना, ओनरशिप ले लेना, ओनर बन जाना, ये खत्म नहीं होता। यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद असल काम करना है। काम करना आसान है, करवाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। तो वही तो, आज भी मैं डेली 18 से 20 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ 8 घंटे काम अगर कर लेना तो परेशान हो जाते कि आज 8 घंटे काम किया है भाई, या 2 घंटे रुकने बोल दो तो परेशान हो जाते कि मेरा बस है, मेरे को जाना है, ये है वो है। वो आदमी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जो रीजन दे रहे। तो जो बिजनेस चला रहा है ना, अगर वो दिल से चलाए, एक्सपीरियंस लेके चलाए, वो 100% सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा, अब मेरा एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है आपसे। मुझे तो ट्रिकी लगता है, क्या दुबई वाकई में एक्सपेंसिव है या लोग कहते हैं सिर्फ कि एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव है भी और दुबई एक्सपेंसिव नहीं भी है। वो आप पे और आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। अभी आप महीने का 10,000 दिरहम कमा रहे हो और आपकी ख्वाहिश बड़ी है, आपको बुर्ज अल अरब में लंच करना है, अरमानी में जाना है, बुर्ज खलीफा में जाना है, इधर जाना है उधर, तो आपके लिए वो एक्सपेंसिव, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते 10,000 सैलरी के अंदर। लेकिन अगर वही 10,000 की सैलरी है और आप बोलो यार मैं नॉर्मल खाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा, छोटी स्पेस में रहूंगा, तो आपके लिए सस्ता है। दुबई अगर आप मुझसे पूछो
तो दुबई मुझे बहुत सस्ता लगता है। आपने कमा लिया ना इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दुबई मुझे इसलिए सस्ता लगता है, आप देखो, आप कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, नॉर्मल बिल बनता है 2 लोगों का 50-60 रुपए, 50-60 दिरहम। रुपए मेरे से इसलिए निकल जाएगा क्योंकि वो मेरे लिए रुपए ही है। इंडिया में मैं जाता हूँ तो मेरे को बिल आता है उसका आराम से 2000 2,500। यहाँ पे तो मेरे लिए छोटा सा 50-60 दिरहम आ गया, 100 दिरहम आ गया, तो मेरे उसको 100 रुपए ही कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, उसको दिरहम नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए सस्ता है। क्योंकि अर्निंग्स बढ़ा लो, अर्निंग्स जब बढ़ा लोगे ना तो दुबई सस्ता लगेगा। चले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करती हूँ, क्या दुबई का बेसिक लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव है? अब मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि दुबई जो आपको फैसिलिटीज दे रहा है, जो आपको सपोर्ट दे रहा है, उसके हिसाब से ये पैसा कम है। आप मुंबई में जाओ, फट जाएगी। ओह रियली? 100%। ओके, चलिए आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर क्या देखते हैं 2035 में? तो 20, 30, 35, मैं बोल रहा हूँ 50, 60 तक के कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है और जिस तरीके से ये नए नए डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स बोले तो सिटी ग्रो कर रहे हैं। देखो डिमांड आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, यूटिलाइज करना चाहते, तेल है नहीं, तेल पे डिपेंड है नहीं, तो टूरिज्म पे डिपेंड थे, बोलते थे पहले, अब टूरिज्म पे भी डिपेंड नहीं है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप को इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग बना लिया है कि एक वर्ल्ड का हब बन गया है दुबई। अभी हर इंसान को दुबई आना ही है। उसके अलावा अगर आप देखो, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क देखो कितना स्ट्रांग बन रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रो कर रहे हैं, जितने बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको इन्वेस्टर वीजा या गोल्डन वीजा दे रहे हैं, जो लोग बाहर से बिजनेस करने आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, जो लोग जॉब करने आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि देश को बढ़ाना चाहते हैं, सिटी को बढ़ाना चाहते हैं। मेजरली यू वांट टू से कि यहाँ की दुबई की जो लीडरशिप है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। 100%। अगर आप यहाँ के लीडर्स को देखो, उन लोगों को घमंड नहीं है, उन लोगों को प्राउड है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात की आप। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान थोड़ी तरक्की कर ले तो उसको घमंड आ जाता है, वहां से उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, बट एक ह्यूमन नेचर ये भी है कि आप कोई कितना भी बड़ा हो जाता है उसको घमंड नहीं होता है। अगर टैक्स और रिटर्न्स के हिसाब से आप कंपेयर करते हैं दुबई को कनाडा, यूएस एंड यूके से, तो आपका क्या एनालिसिस आता है? देखो, सबसे पहली चीज, दुबई में तो कोई टैक्स है नहीं, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, कनाडा में अगर आप देखते हो तो कनाडा में लगभग 33% के आसपास के टैक्सेस है। हायर स्लैब्स की बात कर रहा हूँ। यूके के अंदर लगभग 45% हाईएस्ट है। यूएस में 37% हाईएस्ट टैक्सेशन है। और अगर बात करो इंडिया की, तो इंडिया में 30% के आसपास हाईएस्ट टैक्सेशन है। और पाकिस्तान में 35% के आसपास टैक्सेशन आपको पे करना होता है आपके अर्निंग्स पे। लेकिन दुबई में कुछ भी नहीं है, जीरो टैक्स। दुबई में टैक्सेशन जीरो, इनकम टैक्स पे। हाँ, दुबई में जो टैक्स है वो है सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि 9% है, और वो नॉर्मल इंसान को नहीं दे रहा, वो कंपनी को देना है, वो आउट ऑफ 9%, वो भी प्रॉफिट का। वो भी आई थिंक देयर इज अ स्पेसिफिक स्लैब हाँ, ऑफ वो प्रॉफिट 375,000 एडी है। अगर Yeah. आपका 375,000 एडी साल का इनकम है तो आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर उसके ऊपर है तो 9% आपको देना है। तो बहुत मतलब इजी है। और वहीं अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो प्रॉपर्टी पे, जो आप लोन लेते हो, तो कनाडा की अगर बात करें तो आपको लगभग 7 से 8% का इंटरेस्ट है। और यूके के अंदर आपको लगभग 7% के आसपास का इंटरेस्ट है। यूएस में 8% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है। और इंडिया के अंदर ऑब्वियसली 8 से 10% के आसपास इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान में भी 8 से 10% के आसपास आपको प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट पे करना है, जो इंटरेस्ट लोन आप लोन लेते हो। लेकिन दुबई में अगर आप लेते हो लोन प्रॉपर्टी पे, तो आपको सिर्फ 4%, 4.5% के आसपास आपको पे करना है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो 5-5.5% के आसपास। वहीं पे अगर आप रिटर्न्स की बात करते हो तो कनाडा में आप 6-7% इंटरेस्ट दे रहे हो, लेकिन रिटर्न्स आपको कितना आ रहा है? 2%, 3%, बहुत हो गया 4%। उसके ऊपर टैक्स अलग लग रहा है। उसके बाद यूएस में, यूके में अगेन आपको 4%, 5% का आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, रेंटल रिटर्न्स आपको। इंडिया में 2%, पाकिस्तान में 2 से 3%, इंडिया में भी 2 से 3% है। लेकिन अगर आप यूएई की बात करते हो, दुबई की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको 8 से 12% का रिटर्न आ रहा है। दैट मीन्स बाकी सारी कंट्रीज में आप देखो, आप अगर प्रॉपर्टी लोन पे लेते हो तो आप माइनस में ही जा रहे हो, क्योंकि आप मिनिमम इंटरेस्ट 6-7% तो दे ही रहे हो, और आपको मैक्सिमम जो रिटर्न आ रहा है
वो 3-4% के आसपास आ रहा है, तो आप जो बीच का गैप है वो आपका लॉस है। लेकिन बिल्कुल। अगर आप दुबई में देखते हो तो आपको मिनिमम 8% रेंटल आ रहा है, 12% तक जाता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है, और आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 4%। तो अगर आप 4% पे भी लोन ले रहे हो और आपको 8% भी आ रहा है, तो आप फिर भी 4% कमा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप कहते हैं कि एवरीबडी कैन अफोर्ड हाउस इन दुबई। जी हाउ हाँ, इज इट पॉसिबल? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। दुबई में हर इंसान प्रॉपर्टी खरीद सकता है। शर्त यह है कि थोड़ा आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। अब आप बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं ठीक है, अपनी जगह है, सिचुएशंस है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप 10,000 दिरहम महीने का कमा रहे हो तो आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। रियली? जी हाँ, स्टूडियो का आप रेंट अगर आप देखो दुबई के अंदर लगभग 4,000 दिरहम है। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 बेडरूम का रेंट आपका 6,000 के आसपास आता है और 2 बेडरूम का 8-9 हज़ार के आसपास आता है। मिनिमम। वहीं पे अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करते हो, अगर आप 25 साल की लोन लेके ईएमआई ले लेते हो, तो स्टूडियो को आपको मंथली ईएमआई देना होता है 2,000। वही 1 बेडरूम जो आप 6,000 रेंट पे कर रहे हो, उसका मंथली ईएमआई होता है लगभग 3-3,500। और वही 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो 8 से 9,000 आप रेंट पे कर रहे हो, उसका मंथली ईएमआई होता है सिर्फ और सिर्फ 5,000-6,000 के आसपास। इसका ये मतलब है कि हमें कंसल्ट करने के लिए आपके पास आना बिल्कुल पड़ेगा। आना चाहिए। एक चीज और है, आपको 20% डाउन पेमेंट देना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डाउन पेमेंट कहाँ से लाए। एग्जैक्टली। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक मेरी वीडियो है पुरानी वाली, ठीक है, जिसमें मैंने 2 साल पहले बताया था कि अगर आप दुबई में घर लेना चाहते हो नेक्स्ट 2 ईयर में, 3 साल में, 2 साल में, मैं आपको घर दिलाऊंगा। शर्त एक ही है, अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पैसा नहीं है आपके पास डाउन पेमेंट, कुछ नहीं करना है, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है और उसका गोल्ड खरीदना है। तो इसमें मैं बताया था कि आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदो, क्योंकि जब 2 साल 3 साल में आप डाउन पेमेंट जमा करोगे तो जो आपने गोल्ड खरीदा हुआ है डे 1 से अब तक के, उस गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। आज गोल्ड की प्राइस चेक कर लो और तब गोल्ड की प्राइस चेक कर लो। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं ना क्रिप्टो पे बिलीव करता हूँ, ना मैं शेयर मार्केट पे बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ हार्डकोर चीज पे। मैं या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो तो हम देख सकते हैं सर कि आपको गोल्ड का नहीं, कितना शौक ऑनेस्टली है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एग्जैक्टली अभी यही पूछने वाली मैंने थी ये कि जो क्या गोल्ड शुरू से आपको गोल्ड का शौक है? आपकी हर शुरू से चीज में नहीं है। गोल्ड है? देखो, ये मैंने लिया था 192 के रेट पे, ओके। आज 300 सवा 300 चल रहा है। तो आप ये देखिए, कहाँ 192, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ 300 मुझे पता है कि 300 के ऊपर चल रहा है शायद गोल्ड, क्योंकि वाइफ करते रहते। तो मेरे पास जब भी पैसा आता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा, मैं आज भी गोल्ड खरीद लेता हूँ, और हमें थोड़ा आपके ज्यादा साथ पैसा आता है तो मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात की आपने गोल्ड के बारे में। हमें एक और पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। बिल्कुल करिए, हमेशा। दोनों चीजें बिल्कुल 100% जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। मैं फिर बोलूंगा, सोना फिर भी चुरा सकता है कोई, प्रॉपर्टी कोई नहीं चुरा सकता। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, लेकिन दुबई में आपकी कोई चीज चोरी नहीं होती घूम तो अगर आप सकती है, दुबई घूम तो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी घूमेगी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है मिस्टर विनय शाह, हु इज मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट मार्केट, आई मस्ट से, जिनसे मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला, आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप इनकी पूरी वीडियो देखिएगा और पिछली वीडियोस भी देखिएगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।